हेलो स्टूडेंट, अभी तक हमने पढ़ा भाषा कि भाषा के दो रूप हैं, लिखित और मौखिक। उसके बाद हमने पढ़ा लिपि। लिपि के बाद पढ़ा व्याकरण। तो व्याकरण के अंग में हमने पढ़ा वर्ण विचार। वर्ण विचार आज हमें व्याकरण के अंग के रूप में वर्ण विचार पढ़ेंगे, चैप्टर 2 वर्ण विचार। तो वर्ण वह होता है जो कि मुंह से निकलने वाली ध्वनि होती है, कि जो हमारे मुंह से निकलने वाली छोटी से छोटी ध्वनि होती है, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, उसे वर्ण कहते हैं। जैसे हम मुंह से निकलता है म, तो म के साथ अ भी निकलता है, इसलिए म अ छ अ ल ई इस प्रकार से मछली बनता है। तो ये शब्द बन जा रहा है, लेकिन म हम म कह रहे हैं तो अ छूट रहा है, तो इसमें एक स्वर एक व्यंजन, तो इस तरह से ये वर्ण निकल रहा है। इस प्रकार से स्वर और व्यंजन जब मिल रहा है तो एक वर्ण बन रहा है। तो म खुद ही अपने आप में छोटा है, इसके और टुकड़े नहीं कर सकते। अ अपने आप में छोटा है, इसके और टुकड़े नहीं कर सकते। तो यही मुंह से निकलने वाली छोटी से छोटी ध्वनि वर्ण कहलाती है। तो मछली और भालू शब्द की ध्वनि के और टुकड़े नहीं हो सकते, इसलिए कि अगर हम मछली और भालू, मछली शब्द के टुकड़े कर दें तो मछली, तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो यही वर्ण है। वर्णों को अक्षर भी कहते हैं, वर्णों को अक्षर भी कहते हैं। जैसे म छ ली, तो अक्षर भी वर्णमाला या अल्फाबेट, इसको हम अक्षर भी कहते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि इन वर्णों से अर्थयुक्त शब्द बनाइए। जैसे रवि है, अधा न और द र है, तो रविंदर हो जाएगा। क है, न द र, कलंदर हो जाएगा। इस तरह से आप इसको पूर्ण कर लेंगे। अब वर्णमाला, अब देखते हैं वर्णमाला क्या है। तो वर्णमाला वो होती है कि हर विषय में, हर भाषा में अपने अपने वर्ण होते हैं, अपनी एक वर्णमाला होती है, चाहे हिंदी की हो चाहे इंग्लिश की हो, बस उसमें अलग अलग संख्या हो सकती है, उन वर्णों की अलग अलग संख्या हो सकती है। तो सबका एक निश्चित समूह होता है, हर विषय का अपना एक निश्चित समूह होता है वर्णों का। तो वर्णमाला का में वर्णों का व्यवस्थित समूह ही वर्णमाला कहलाता है। वर्णमाला क्या है? वर्णों का व्यवस्थित समूह ही वर्णमाला कहलाता है। अब है वर्ण के प्रकार। वर्ण के प्रकार, तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक तो स्वर होता है, दूसरा व्यंजन होता है। स्वर क्या होता है? स्वतंत्र होता है। स्वर क्या होता है? स्वतंत्र होता है। मुंह से निकलने वाली वो ध्वनि जो स्वतंत्र हो, जिसको बनाने के लिए किसी अन्य की सहायता न लेनी पड़े, तो स्वर कहलाती है। जैसे जिन वर्णों को बोलने के लिए किसी और ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ी, तो वही स्वर कहलाता है। कि कुछ हम बोलते अ बोल रहे हैं तो किसी और से नहीं ले रहे हैं, लेकिन अगर हम म बोलेंगे तो अ निकलेगा, उसमें म अ छूट रहा है, तो वहां पर पता चलता है कि म व्यंजन है, उसके लिए स्वर की सहायता। तो लेकिन स्वर क्या होता है? उसको बोलने के लिए हमें किसी भी ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती है, वही स्वर कहलाते हैं। तो जिन वर्णों को, इसकी परिभाषा क्या करेंगे? स्वर की परिभाषा, स्वर वह होता है जिन वर्णों को बोलने के लिए किसी ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती, वही स्वर कहलाते हैं। हिंदी में कितने स्वर हैं? 11 स्वर हैं। हिंदी में 11 स्वर हैं। जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। तो ये वर्ण होते हैं। इसमें आप काउंट करें, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। तो इस तरह से ये 11 हैं। और व्यंजन वो होता है जिसको बोलने के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। व्यंजन बिना स्वर के अधूरा होता है, तो व्यंजन बन ही नहीं पाता है बिना स्वर के। तो इस तरह से वो व्यंजन कहलाते हैं जिनको कि बोलने के लिए, वो वर्ण जिनको कि बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, वे व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 33 व्यंजन है, कुल 33 व्यंजन है। जैसे क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ढ़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श,
श, स, ह। तो इस तरह से ये 33 व्यंजन हैं। तो इनमें से अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ने पूरा नहीं बताया, हाँ छत्र ज्ञा मैम ने क्या कहा कर दिया। तो ये संयुक्त व्यंजन में आ जाता है। ये कहाँ चला जाता है? संयुक्त व्यंजन में। छत्र ज्ञा और श, ऊपर श भी संयुक्त व्यंजन हो जाता है। तो क्यों संयुक्त हो जाता है? क्योंकि ये दो व्यंजन के मेल से बनता है। छ बनता है क और श के मेल से, क और श के मेल से। छ बनता है, ज्ञा बनता है ज और या के मेल से, इसलिए ये संयुक्त हो जाता है। त्र बनता है त और र के मेल से। श बनता है श और र के मेल से। तो इस प्रकार से इसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो संयुक्त व्यंजन की अगर कोई परिभाषा पूछे तो आप कहेंगे वो वर्ण जो दो व्यंजन के मेल से बने हों, एक स्वर एक व्यंजन नहीं, दोनों व्यंजन के मेल से, जो वर्ण दो व्यंजन के मेल से बने होते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अभी तक आपने पढ़ा वर्णों का व्यवस्थित क्रम वर्णमाला कहलाता है। वर्ण के दो प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर 11 होते हैं और व्यंजन 33। स्वर बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं, स्वर स्वतंत्र होते हैं, और जबकि व्यंजन स्वर की सहायता से ही उच्चारित होते हैं। व्यंजन का बिना स्वर के अस्तित्व ही नहीं होता, वो बिना स्वर के अधूरा होता है। तो अब इस प्रकार से हम देखेंगे कि क्या आप जानते हैं, ये आपको बताना है, रिक्त स्थान भरना है, ये आप अपने से भरेंगे, इसलिए कि आपके लिए है कि आप जानते हैं वर्णों का व्यवस्थित क्रम क्या कहलाता है। स्वर के उच्चारण में किसी अन्य किसकी सहायता नहीं, अभी तक जो आपने पढ़ा है, जो आपने समझा है, वही आपको यहाँ पर फिल कर देना है। तो ये आपको अपने से करना है। अब इसके बाद हम चलते हैं मात्रा पे, कि मात्रा क्या होती है। तो मात्रा वो है कि व्यंजन के साथ लगा स्वर का चिन्ह मात्रा कहलाता है। व्यंजन के साथ जो स्वर का चिन्ह लगा होता है वही मात्रा कहलाता है। या हम कह सकते हैं कि जब स्वर को किसी व्यंजन के साथ मिलाकर लिखा जाता है, स्वर को किसी व्यंजन के साथ मिलाकर लिखा जाता है, पहले व्यंजन लिखा फिर उसके साथ एक स्वर मिला दिया, जैसे क और आ, तो क्या हो गया? क हुआ। लेकिन क और आ अगर मिला देंगे तो हो जाएगा का। तो इस तरह से एक विशेष चिन्ह के रूप में दिखाया जाता है, इन स्वरों को विशेष चिन्ह के रूप में दिखाया जाता है, तब वही विशेष चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। वही विशेष चिन्ह क्या कहलाते हैं? मात्रा कहलाते हैं। तो इस प्रकार से हम परिभाषा के रूप में कह सकते हैं कि मात्रा व्यंजन के साथ लगा स्वर का चिन्ह ही है। अब है स्वर का प्रयोग मूल रूप में होता है, जैसे मूल रूप में ही होता है, जैसे अ है तो स्वर का प्रयोग मूल अपने रूप में भी होता है, जैसे अ म र। अकेले स्वर का प्रयोग किया आम, आम पहले स्वर है फिर व्यंजन है, एक शब्द बनाने के लिए तो स्वर और व्यंजन, इसलिए मूल रूप में स्वर का भी प्रयोग होता है। जैसे उल्लू है, ऊन है, ऋण है। अगर आप सोचेंगे कि क्यों पहले स्वर आ रहा है तो मैम ने ऐसा क्यों बताया, लेकिन नहीं, यहाँ पर ये मूल रूप में ये स्वतंत्र होता है, तो ये अपना कोई शब्द बना सकता है। अब जैसे ऐनक है, ओखली है, औरत है, ये मूल है, ये स्वर मूल स्वर हैं, लेकिन ये एक मात्रा बना दे रहे हैं। जैसे ओ की मात्रा हम ओ ही कहते हैं, तो आप ओ की मात्रा भी लिख के शब्द बना सकते हैं इस प्रकार से। अब ए की मात्रा ऐसे भी लगा सकते हैं, लेकिन एक लिखना है तो मात्रा लगा के एक तो हम लिखेंगे नहीं, तो एक इस तरह से लिखेंगे। तो इस प्रकार से मात्रा मूल रूप में प्रयुक्त होती है, स्वर मूल रूप में प्रयुक्त होता है। अब है स्वर की मात्रा का व्यंजन के साथ प्रयोग, स्वर की मात्राओं का। अब स्वर से जो मात्राएं बनती हैं, अब है आ की अपनी कोई मात्रा नहीं होती है, लेकिन आ जो है, आ पे आ की मात्रा आ, तो इससे क्या बनता है? आ की मात्रा। छोटी ई है तो इससे छोटी ई की मात्रा बन जाती है, बड़ी ई है तो इससे बड़ी ई की मात्रा बन जाएगी। अब जैसे है मात्रा वाला व्यंजन, अब है क, तो मात्रा रहित है लेकिन इसे कल। अब क में अगर आ की मात्रा हम लगा देंगे और शब्द बनेगा तो काम। इस प्रकार से क में ई छोटी ई, तो इस प्रकार से हम बना सकते हैं। अब बड़ी ई से बड़ी ई की मात्रा, तो ये किसी व्यंजन में लगाकर हम बड़ी ई की मात्रा के साथ इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब है स्वर, स्वर है ऊ, तो छोटी ऊ की मात्रा देता है, और
छोटे ऊ की मात्रा देता है। अब है बड़ा ऊ, तो बड़ा ऊ की मात्रा देता है री, री की मात्रा देता है ए की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा। इस प्रकार से आपका जैसे कि कक्का किक्की कुक्कू बनता है, तो ये इसी मात्रा के प्रयोग से बनता है। अब है रा में ऊ की मात्रा, तो क्या बनेगा? रा में ऊ की मात्रा रू, छोटा ऊ की मात्रा तो रू। लेकिन अगर वहीं पर हम मात्रा लगाते समय र में ऊ की मात्रा तो रू, जैसे रुपया या गुरु आदि। लेकिन बड़ा ऊ की मात्रा तो रूप या अमरूद, रा पे बड़ा ऊ की मात्रा। बड़ा ऊ की मात्रा आप देख रहे हो कि कैसे लगी है और छोटे ऊ की मात्रा कैसे लगी है। तो इस प्रकार से दोनों में थोड़े भिन्न होते हैं, जो कि छोटे ऊ और बड़े ऊ के रूप में देखे जाते हैं। तो बड़ा ऊ में रूप और अमरूद इत्यादि आते हैं। इस तरह से अब हमने जाना कि स्वर व्यंजन के साथ मात्रा के रूप में आते हैं, स्वर मात्रा के रूप में लगते हैं, ये मात्रा में परिवर्तित हो जाते हैं। और सभी व्यंजन में अ स्वर निहित रहता है। सभी व्यंजन में अ जो है स्वर निहित रहता है, मतलब मौजूद रहता है। जब हम कोई भी जैसे अब क बोलेंगे तो आ निकलेगा, म बोलेंगे तो आ निकलेगा, ख बोलेंगे आ, तो इस तरह से सभी व्यंजन में अ स्वर निहित रहता है। निहित मतलब मौजूद रहता है। तो इस तरह से हमने स्वर और व्यंजन जाना। तो अब यहाँ पर आपकी परीक्षा के लिए कुछ क्वेश्चन है, इन वर्णों को जोड़कर शब्द बनाइए। तो आपको यहाँ पर जोड़ करके शब्द बना के देखना है कि आपने कितना समझा स्वर और व्यंजन को, कि स्वर की मात्रा व्यंजन के साथ लगने पर कौन से यहाँ पर शब्द बन रहे हैं। तो इसको आप यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। अब है अन्य स्वर। अन्य स्वर हिंदी वर्णमाला में स्वर के अंत में अंग और आह ध्वनियां आती हैं। जैसे स्वर है तो अंग और आह लास्ट में आती है, तो इसमें अंग को अनुस्वार कहा जाता है और आह को विसर्ग कहते हैं। अंग को अनुस्वार कहते हैं और आह को विसर्ग कहते हैं। स्वर के ऊपर लगा बिंदु अनुस्वार कहलाता है। जैसे स्वर के ऊपर कोई बिंदु लगा तो अनुस्वार कहलाता है, जैसे शंख, बंदर, कंघा इत्यादि। और विसर्ग को हम दो बिंदी के माध्यम से दर्शाते हैं। जैसे किसके लिए लिखते हैं? प्रातः, दुख, क्षय इत्यादि के लिए लिखते हैं। अब है अनुनासिक। तो इसमें अनुनासिक भी एक होता है जो कि चंद्र बिंदु के रूप में लगा हुआ होता है। तो जो चंद्र बिंदु होता है उसे अनुनासिक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अनुनासिक। जैसे पांच, चांद, कांच इत्यादि लिखते हैं तो अनुनासिक का प्रयोग करते हैं। अब है संयुक्ताक्षर। तो संयुक्ताक्षर आगे आपने पढ़ा था, संयुक्त वर्ण पढ़ा था। अब आप संयुक्ताक्षर देखेंगे। संयुक्ताक्षर वो होता है जब दो व्यंजन के बीच कोई स्वर नहीं होता है। दो व्यंजन के बीच में कोई स्वर नहीं होता है, दो व्यंजन ही आते हैं तो उन्हें मिलाकर बोला और लिखा जाता है। जैसे दो व्यंजन मिल करके संयुक्ताक्षर बनाते हैं। दो व्यंजन मिलकर संयुक्ताक्षर, जैसे आधा च और पूरा च मिलेगा तो ऐसे वर्ड से सच्चा, बच्चा, कच्चा ऐसे शब्द बनते हैं। अब यह त, आधा त और था, जैसे हत्था, गुत्थी, और दो त, आधा त पूरा त, पत्ता, उत्तर, आधा न पूरा न, अन्न, भिन्न, इस प्रकार के शब्द संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। तो अब तक आपने ये समझा कि संयुक्ताक्षर क्या कहलाते हैं। अब है शब्द तथा वाक्य। शब्द तथा वाक्य। तो शब्द वो हैं जो मुंह से निकली ध्वनियों से बनते हैं। ध्वनियों से बनते हैं, वर्ण के मेल से बनते हैं। मुंह से निकली ध्वनि से बनते हैं वर्ण। पहले मुंह से ध्वनि निकलती है तो उससे वर्ण बनता है, और वर्ण जब पास पास आ जाते हैं तो शब्द बन जाते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि शब्दों में वर्णों के समूह का निश्चित अर्थ होता है। शब्द में वर्णों का जो समूह होता है वो कोई अर्थ देता है तभी शब्द बनता है, अन्यथा नहीं। तो और वाक्य वो होता है जब दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से वाक्य बनता है। कि दो या दो से अधिक, जब यही शब्द जब दो या दो से ज्यादा होगा और सार्थक होगा, इस तरह से व्यवस्थित होगा कि कोई अर्थ दे।
अव्यवस्थित होगा, अर्थ नहीं देता हुआ लगेगा, तब वो वाक्य नहीं बनाएगा। लेकिन अगर व्यवस्थित होगा, पढ़ने में अटपटा नहीं लगेगा, पढ़ने में उससे कोई वाक्य क्लियर हो रहा होगा, तब वो वाक्य बनेगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से वाक्य बनता है। जैसे खरगोश गाजर खाता है। तो इस प्रकार अब पाठ का सार अपने पूरा क्या देखा? वर्णों का व्यवस्थित क्रम वर्णमाला कहलाता है। वर्णमाला के दो प्रकार होते हैं, स्वर व्यंजन, और वर्णों का सार्थक समूह शब्द व शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। तो यहाँ तक हमने वर्ण व्यवस्था पढ़ी कि वर्ण किसे कहते हैं। तो ये था हमारा सेकेंड चैप्टर, यहाँ पर कंप्लीट होता है। धन्यवाद बच्चों।